नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है बनफूल की लिखी एक बांग्ला कहानी ताई की याद, जिसका हिंदी अनुवाद किया है रतन चंद्र रत्नेश ने। आज ताई जी की बड़ी याद आ रही है। उनके सामने बैठकर खाना भी मुहाल था। तरह तरह का पकवान बनाती, लौकी, परवल, आलू, बैगन आदि तो तथली ही थी। कभी कभार लौकी के छिलके तक की भांजी बनाकर परोस देती। इसके अलावा नाना प्रकार के बंगाली भोज तो होते ही। उनके हाथ की बनी सब्जियां और तरीदार मछली का तो जवाब ही नहीं। कम मसाले के साथ इतना स्वादिष्ट भोजन पकाती थी कि ऐसा लजीज शायद ही कोई बनाता हो। उस पर स्वयं अपने हाथों से परोसती। स्कूल के दिनों में मैं बोर्डिंग में रहता था। रसोइये राजकुमार का बेस्वाद भोजन 6 दिनों तक मजबूरी में खाना पड़ता। रविवार को स्वाद बदलने मैं ताई जी के पास हाथ चलाता। वह मेरी सगी ताई नहीं थी, पिताजी के एक मित्र थे। उनकी पत्नी थी। पिताजी उन्हें भैया कहते थे और हम लोग ताया जी। इस नाते वह हमारी ताई थी। वह मुझसे बड़ा स्नेह करती थी। मैं रविवार की सुबह ही उसके पास चला जाता। पिताजी ने बोर्डिंग के अधीक्षक से पहले ही कर रखा था, इसलिए वे मना नहीं करते। मेरा सारा दिन उनके यहाँ ही बीतता। जाते ही पहले साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाता और झगड़ू नाम का बड़ी मूछों वाला नौकर मेरी सहायता करता। ताई जी उससे कहती, सारी देह में मैल जमा है, झगड़ू रगड़ रगड़ कर सारा मैल साफ कर दे। शेर के चुंगल में मेमने के फंसने पर जो हाल होता है वही मेरा होता। साबुन की झाग आंख नाक कान में घुस जाती। आंखें जलने लगती, पर झगड़ू मुझे छोड़ने का नाम नहीं लेता। नहाने के बाद बाल संवारने जाते। यह काम ताई जी के जिम्मे था। उनके पास एक विशेष नुकीली कंघी होती। बाएं हाथ से टोड़ी पकड़कर दाएं हाथ से जोर जोर से बाल काटने लगती। मेरे उलझे बालों को ऐसे खींचती मानो जान ही निकल जाए। सिर का क्या हाल रखा है, हाय, एक बार भी इसे बताने नहीं क्या। मैं बस यही कहता हूँ, उफ, बहुत दुख रहा है। ताई जी, छोड़ दो, आपके पाँव पड़ता हूँ। पाँव पड़ने की जरूरत नहीं। ये देख, सिर में कितनी गंदगी भर रखी है। लो, इस तौलिए से मुंह पोछो और खाने चलो। खाने की सूची पहले ही बता चुका हूँ। मुझे क्या पसंद है यह ताई जी जानती थी। मटर के दाल की पकौड़ी, सेवई की खीर, मछली का माथा डालकर बनी मूंग दाल, तली मछली में से कुछ न कुछ हर सप्ताह बनता। बोर्डिंग लौटते समय वह एक छोटी सी शीशी में अचार दे देती थी। एक दिन वहां गया तो देखा वे लड्डू बना रही है। मुझसे बोली, अपने हाथ साथ कुछ लड्डू ले जाना, वहां भूख लगे तो खा लिया करना। मैंने कहा, मैं क्या वहां अकेले खाऊंगा? मेरे कमरे में अन्य 4 लड़के रहते हैं। वे बोली, तो क्या हुआ, सबके लिए ले जाना, सिर्फ खाना ही नहीं। उनकी नज़र सब चीज़ों पर रहती थी। मेरे कमीज में बटन टाक देती, कोई कपड़ा फट जाता तो उसे स्वयं सिल देती। जबकि वे निसंतान नहीं थी, उनके बच्चे थे और उनकी देवरानियों के भी। उनके अलावा उनके घर में मेहमानों का भी आना जाना लगा रहता था। वे सबकी सेवा करती। बच्चों का समूह उनके आगे पीछे सदा घूमता रहता था। सभी उनके प्यार के भूखे थे। वह भी बिना किसी भेदभाव से सब में अपना स्नेह लुटाती। किसी की नाक पोंछ देती तो किसी के कपड़े बदल देती, किसी की देह पोंछ देती तो किसी की धूल झाड़ देती। कभी कभी ताई जी हमारे घर मनिहारी आती थी। न जाने कितना कुछ साथ ले जाती। नई गागर टोकरियाँ, छाछ, टोकरा भर आम, आमचूर, आम पापड़, केले, नींबू, संतरे, यानी कि जो मिलता सब ले जाती। छाछ और टोकरे तो अक्सर ले जाती थी, क्योंकि उनके यहाँ ये चीजें मशहूर थी। एक और चीज लाती थी, बेर, कलमी बड़े बड़े बेर और सीताफल। पहाड़ी सीताफल ताई जी के
साथ एक और याद जुड़ी है। लोग पुराने कपड़े बेचकर बर्तन खरीदते हैं, पर वह ऐसा नहीं करती। उन्हें जोड़कर वह कथरिया बना लेती और लोगों में बांटती। उनकी दी हुई एक कथरी मेरे पास बहुत दिनों तक रही थी। जिस दिन मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, उस दिन मुझे ताईनी जी ने विशेष दावत दी। मेरा फर्स्ट डिवीजन पाना जैसे उनकी मेहनत का फल हो। सुबह जब मैं गया तो सोचा था कि उनका हंसता हुआ चेहरा देखूंगा, पर आश्चर्य, वो रो रही थी। मुझे देखकर उनका रोना अधिक बढ़ गया। मुझे लिपटकर देर तक रोती रही, फिर भर्राई आवाज में कहा, कल तू चला जाएगा, फिर मुझे देख नहीं पाऊंगी। तू मुझे याद रखेगा ना? मैंने हामी भरी, परंतु मैं उन्हें भूल गया। आने वाले जीवन में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे। आईएससी करते समय बीमार पड़ गया। ठीक होने में 6 माह लगे। फिर उसके बाद पिताजी नहीं रहे। घर का बड़ा बेटा होने के कारण सारी जिम्मेदारी मेरे सिर आन पड़ी। पढ़ाई रोककर ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि घर का खर्च चलता रहे। पिताजी ऊंचे पद पर थे। उनकी भविष्य निधि के पैसे मिले तो यथार्थ भाव कुछ कम हुआ। मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। बीएससी पास करते ही फिर एक दुविधा खड़ी हुई। इस बार मुझे प्रेम हुआ, ऐसा वैसा नहीं, सचमुच का। अतः उस लड़की से शादी की। बेमेल विजातीय विवाह होने के कारण माँ ने बहू को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई का खर्च भी बंद कर दिया। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक प्रसिद्ध पत्रिका में मेरी एक कहानी प्रकाशित हो गई, जिसकी लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। वायरन के साथ जैसा हुआ था वही मेरे साथ हुआ, अर्थात मैं एक दिन सुबह उठा और अपने आप को प्रसिद्ध पाया। इसके बाद फिर कॉलेज नहीं गया, पत्रिकाओं के कार्यालयों में जाने लगा। पैसे आने लगे, जिसमें से कुछ जमा भी किए, परंतु मन अशांत था। मेरा पुत्र पोलियो से ग्रस्त हो गया। उसे लेकर बहुत दिनों तक मुंबई में रहा ताकि वहां इलाज करा सकूं, पर वह बच नहीं पाया। शोक में दर बदर भटकता रहा और मेरी पत्नी विक्षिप्त सी हो गई थी। वह दोनों हाथ से अपना बाल नोचती और चिल्लाती रहती। सोते हुए बड़बड़ाती, माँ का शाप है। अंत में वह भी परलोक सिधार गई। इन सब अनुभवों के आधार पर मैंने एक लंबा उपन्यास लिख डाला। इससे मेरी ख्याति बढ़ी, पर मन की शांति खो बैठा था। फिर दूसरी शादी की। सांसारिक झमेले तो थे ही, साहित्यिक जीवन भी वैसा ही था। जो इस जीवन से जुड़े हैं उन्हें भाली भांति पता है कि इस साहित्यिक जीवन में कितनी जटिलता है। लेखन के बाजार में भी तेजी मंदी बनी रहती है। यहाँ भी तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। प्रकाशकों के द्वार पर बार बार दस्तक न दो तो पारिश्रमिक तक नहीं मिलता। जगह जगह चंडी मंडप यानी कि गोष्ठियां हैं, जहाँ तथाकथित साहित्यकार बैठकर परिंदा व परिचर्चा करते हैं। इस क्षेत्र में भी शत्रुओं की संख्या कम नहीं। जो अभी नमस्कार के साथ आपसे हंस हंस कर बोल रहे हैं, वही थोड़ी देर पहले आपका श्राद्ध कर रहे थे। वे आप जान भी नहीं पाएंगे, पर धीरे धीरे अनुभव आपको परंपरागत कर देता है। साहित्यिक समाज में भी राजनीतिक है। यह शतरंज की चाल चलते समय सजग न रहे तो मुसीबत आ सकती है। इन्हीं सब दांवपेच में ऐसा उलझा कि ताई जी की याद ही नहीं रही। लगभग 25 वर्षों बाद नवीनगंज के एक साहित्यिक सम्मेलन में मुझे अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया। वहीं मेरा विद्यार्थी जीवन बीता था, जहां ताई जी रहती थी। पता चला ताया ताई को मरे वर्षों गुजर गए हैं। उनके योग्य पुत्र विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित थे। नवीनगंज शहर भी बदल चुका था। तारकोल की पक्की सड़कें, नए नए विशाल मकान। वह पुराना नवीनगंज अब पहचान ही नहीं जा सकता था। वहां जिनसे भी मिला उसमें पुराना चेहरा एक भी न था। सोचा सम्मेलन समाप्त होने पर किसी पुराने चेहरे की तलाश कर उससे बातें करूंगा, परंतु कार्यक्रम
इतना लंबा चला कि रात के 10 बज गए। मेरा भाषण भी अच्छा खासा लंबा हो गया। जो मुझे वहां ले गए थे उन्होंने कहा कि मेरे खाने पीने की व्यवस्था एक होटल में है। मेरी ट्रेन रात के 12 बजे की थी, अतः हम सब होटल की ओर चल दिए। होटल भव्य सुसज्जित था। कॉलेज के प्रिंसिपल बोले, यहाँ हर तरह का भोजन मिलता है। मेनू आएगा, आप जो खाना चाहे खा सकते हैं, बिल हम अदा करेंगे। मेनू सामने आया। 5 रुपए प्लेट पुलाव, 2 रुपए का चावल, एक रोटी 4 आने की, चिकन कटलेट 1.5 रुपए का, मटन कटलेट 12 आने का, एक प्लेट मांस 2 रुपए, चिकन एक प्लेट 4 रुपया और शाकाहारी सब्जी प्रति प्लेट 8 आने की, पुडिंग एक प्लेट 2 रुपया। इस तरह कई तरह के खानों की सूची थी। मैंने कुछ चीजें मंगवा ली। खाते खाते एक लड़के से पूछा, इसी मोहल्ले में मेरी ताई जी रहती थी, बता सकते हो उसका घर कहाँ है? वह लड़का बोला, आपके ताया जी का क्या नाम है? योगेन मुखर्जी। अरे यही तो उनका मकान है, उनके बेटों ने बेच दिया था। इसी को तोड़कर पंजाबियों ने यह होटल बनाया है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। ताई जी का घर होटल बन गया है। अब यहाँ हर चीज के लिए पैसा चुकाना पड़ता है। आप खा नहीं रहे? नहीं, अब और नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।